बात की गई है रूल्स में, डैमेज टू एन अदर, अगर ड्यूरिंग वर्किंग किसी और को वो डैमेज कर देता है इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स, वेयर द थिंग कंट्रैक्टेड टू बी डन दो lawful in itself is likely in the ordinary course of event to damage another's property unless preventive means are adopted and the contractor omit to adopt such means। ये इस पैरा में, इस रूल में ये कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कंट्रैक्ट दिया गया और कहा गया कि ये आप काम करें, अगरचे वो लॉफुल था, लेकिन ड्यूरिंग उस कंट्रैक्ट के जो काम करने थे उसके दौरान अगर किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है कंट्रैक्टर्स, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर और एम्प्लॉयर्स। नंबर 5, इम्प्लाइज वारंटी, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारे पाकिस्तान में तो इस पर इतना काम नहीं हुआ। इम्प्लाइज ड्यूटी कब पैदा होती है? जिसको ये कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट अगर वाज़ेह तौर पर ना बोल रहे हो तो उसके मानों से अखज़ करना कि रियाज़ बोल इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लाइड ड्यूटी। इसको कहते हैं इम्प्लाइड ड्यूटी। नो, वेयर देयर इज एन इम्प्लाइज वारंटी बाय द एम्प्लॉयर, इन सच ए केस द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स। अगर एम्प्लॉयर्स की इम्प्लाइज वारंटी है तो इस सूरत में भी इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर से जो गलती हो जाती है तो एम्प्लॉयर ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। इस पर एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक डिफेंडेंट यानी एम्प्लॉयर कह लें, ओनर कह लें, उसने ठेका दिया और स्टैंड अरेस्ट किया, और स्टैंड जब अरेस्ट हुआ तो वो कुछ सही मानों में इंडिपेंडेंट कंडक्टर ने उसको स्टैंड को अरेक्ट नहीं किया था, सही उसकी तमीर नहीं की थी। प्लेंटिफ जो है वो अपनी सीट पर बैठने के लिए जब वो तशरीफ ले जाता है तो वो जो स्टैंड अरेक्शन हुई, तमीर हुई, उसमें वो डैमेज हो जाता है। तो लिहाजा ये एम्प्लॉयड वारंटी बन गई ऑनर की, वो रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज रूल, इनकम्पिटेंट कंट्रैक्टर्स एम्प्लॉय, अगर कंट्रैक्टर ही नालायक या उसको इल्म ना हो तो ऑनर या एम्प्लॉय उसको एम्प्लॉयड कर लेता है, तो इस सूरत में थ्योरी क्या कहती है? वेयर द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट वर्क टू एन ENTRUST इंटरेस्ट मीन गिव, ENTRUST इंटरेस्ट वर्क टू एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स नॉन, ये जानते हुए, नो न्यू नॉन। थर्ड फॉर्म जब आ जाती है इंग्लिश की ज़बान में तो ऑलवेज वो कंप्लीट सेंस पैदा करता होता है, जैसे डू, डन, डन। अब डू सेकंड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म डन। दूसरी मिसाल में देखता हूँ कि मेड, मेड, मेड। तो इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो ऑलवेज जो है वो कंप्लीट सेंस, जैसे हम लोगों से आमतौर पर पूछा जाता है काम हो गया, आगे से हम जवाब देते हैं डन। ये जो डन हम कहते होते हैं ये थर्ड फॉर्म हम बोल रहे होते हैं कि काम हैज बीन कंप्लीट। नो, वेयर द एम्प्लॉयर इंटरेस्ट द वर्क टू एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स नोन टू बी इनकम्पिटेंट, जानते हुए कि वो इनकम्पिटेंट है, एंड फेल्स टू गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स, ही कैन एस्केप लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द लेटर। अब ये कहता है कि एक तो उसने ओनर ने जो कंट्रैक्ट दिया इनकम्पिटेंट दे दिया, और नंबर 2 प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी उसको। लिहाजा इस सूरत में इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर से जो रॉन्ग होगा वो एम्प्लॉयर या ओनर ही जिम्मेदार। लास्ट वन इज रूल, under the provision of section 12 of the Pakistan Workmen's Compensation Act 1923,
कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत के सेक्शन 12 की प्रोविजन के तहत कंपनसेशन मीन मुआवजा। If the principal employs a contractor, such contractor is servant are entitled to recover compensation from the principal without prejudice to the principal right to be indemnified मुआवजा देना by the contractor if the contractor is himself liable under the act। इसमें इस रूल में ये कहा गया है कि अगर कंट्रैक्टर हिमसेल्फ इस एक्ट के तहत लायबल है तो जो प्रिंसिपल कंट्रैक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं वो एंटाइटलमेंट रखते हैं कंपनसेशन लेने के प्रिंसिपल से अगर कंट्रैक्टर इज हिमसेल्फ लायबल अंडर द एक्ट। अगर कंट्रैक्टर जो है वो बज़ाते खुद इस एक्ट के तहत लायबल है तो कंट्रैक्टर के जो सर्वेंट हैं वो प्रिंसिपल से कंपनसेशन लेने के हकदार हैं। किन सूरतों में? इनमें कि सेक्शन 12 जो है 1923 के कंपनसेशन एक्ट का तहत इसमें भी जो है ऑनर या एम्प्लॉयर वो अपनी ड्यूटी से एस्केप नहीं हो सकता। नो नेक्स्ट काइंड नंबर 3 पे प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का आप रिश्ता तल्लुक़ कायम करेंगे और फिर प्रिंसिपल पर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। टू मेक अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एज एजेंट। प्रिंसिपल को अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट का, इट इज़ नेसेसरी टू शो, तो ये आपको साबित करना होगा दैट द एक्ट वाज कमिटेड बाय द एजेंट ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 कि एजेंट ने मुलाजमत के दौरान काम किया। नंबर 2 ऑल्दो अगरचे प्रिंसिपल डिड नॉट अथॉराइज, प्रिंसिपल ने उसको अख्तियार ही नहीं दिया था, और जस्टिफाई नहीं किया था, और पार्टिसिपेट इन द एक्ट, ये एक्ट में पार्टिसिपेट के लिए भी नहीं कहा था, और इवन हत्ता के प्रोबेड इट, उसको मना भी किया उसने, और डिस अप्रूव्ड ऑफ इट, या उसको उसने डिसप्रूव किया। तो इस सूरत में जो एक लाइन है वो ये लाइन है कि एजेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम किया वो रॉन्ग किया और प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। नो नंबर 4 पे जो वकीलियत लायबिलिटी की कंपनीज एंड डायरेक्टर्स, क्या कंपनीज अपने जो उसके टार्ट कमेंटेड होता है सर्वेंट की तरफ से, मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ, कंपनीज इज लायबल फॉर द टार्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर उसके सर्वेंट ने कोई गलती की है तो कंपनी है जिम्मेदार। बट द रॉन्गफुल एक्ट कंप्लेंट ऑफ, अगर रॉन्गफुल एक्ट की कंप्लेंट की गई है, शुड इंट्रावरीज, ये नोट फरमाएं 3 अल्फाज, इंट्रावरीज, इंटर मैना इन विदन, वेरीज पावर जुडिक्शंस, यानी पावर में, जुडिक्शन में। नंबर 2 अल्ट्रावरीज, अल्ट्रा मीन बिहाइंड, वेरीज मीन पावर, इवन एक्स्ट्रा वरीज, अगर ये कंपनी के चाहे वो अख्तियार में है या नहीं भी है, लेकिन उसका सर्वेंट जब कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी हो, एंड शुड बी डन फॉर द कंपनी। अब अगली बात है डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर से कोई गलती हो जाती है तो क्या कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल या डायरेक्टर बजाते खुद? पहले तो सर्वेंट की बात है। डायरेक्टर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्ट विच दे themselves commit or direct others to commit। डायरेक्टर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो
खुद कमेंट करता है और चाहे ऑन बिहाफ, ऑल्दो इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। यानी इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट विच दे themselves commit or direct other to commit, though it may be for the benefit of company। चाहे कंपनी की बेनिफिट के लिए भी हो, अगर डायरेक्टर किसी को डायरेक्शन देता है तो डायरेक्टर इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, नॉट कंपनी। नंबर 5, फर्म्स एंड पार्टनर। क्या फर्म्स और पार्टनर जो है इनमें जो तलक पैदा होता है, पार्टनर कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल। The relation of partners inter se is that of principal and agent। पार्टनर का जो तल्लक है वो प्रिंसिपल एजेंट का सा है। एंड ईच पार्टनर इज देयरफॉर लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर द नेग्लेक्ट और फ्रॉड ऑफ हिज फेलो पार्टनर। इवन के हर पार्टनर अपने फेलो पार्टनर्स का भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो थर्ड पर्सन के मतलब ही क्यों ना हो। द नेगलेक्ट और फ्रॉड कंप्लेंट्स ऑफ नेगलेक्ट और फ्रॉड जिसकी शिकायत की जाती है मस्ट हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। इसके लिए शर्त यह है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस के दौरान होना चाहिए। एंड व्हाइल अ पार्टनर इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, और जब पार्टनर जो है अपनी अथॉरिटी की स्कोप में कोई काम करता है, his co-partner's complete innocence is irrelevant। इस सूरत में उसका को-पार्टनर का उसकी गलती के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। लास्ट वन इज गार्डियन एंड वार्ड्स। डियर स्टूडेंट, कौन होता है गार्डियन। माइनर्स का वो सरपरस्त आला जो कि चाहे पेरेंट्स हो या कोर्ट ने डिटेल की हो, उसको हम गार्डियन कहते हैं। और वार्ड माइनर्स। अब गार्डियन आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर टास्क कमिटेड बाय माइनर्स अंडर देयर चार्ज, बट दे कैन sue for personal injury to minors under their charge on their behalf। दोबारा सुन लें, guardians are not personally responsible for tort committed by minors under their charge। गार्डियन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जब टाट होता है कोई इससे माइनर से, चाहे उसके चार्ज में भी हो गार्डियन के। लेकिन गार्डियन जो है अगर माइनर को पर्सनल इंजरी पहुंचती है तो वो मुकदमा कर सकता है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज थॉरो डिस्कशन वकीलियत लायबिलिटी पर आपको समझ आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आइंदा भी आप हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त दें एडवोकेट आज़म मोल को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।